नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जैसा कि आप जानते हैं आपका टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट्स, आपका टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बारे में मैं आज आपको आगे की तरफ पढ़ाऊंगी, आगे के आर्टिकल्स बताऊंगी। ज्योति कुमारी चौधरी जी, विनोद, अर्पिता, पारस, अभय, शिवम, पूजा, इरशाद, कमलेश, दिव्या, आरती, रेखा, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपका कंप्लीट करा दिया गया है। आज हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, देन हम 20 और 21 की तरफ चलेंगे। तो जल्दी से हम अच्छे से अपने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से प्यारे बच्चे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैम आप सुपर पढ़ाती हो तो बेटा आप सुपर पढ़ते हैं, इसलिए मैं सुपर पढ़ा पाती हूँ। आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग प्यारे प्यारे से बच्चे जुड़ जाएंगे और यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 हम पढ़ेंगे और प्यारे बच्चों मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। आर्टिकल 19 के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 19 है, इस आर्टिकल 19 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान यानी कि हम कह सकते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान यानी कि प्यारे बच्चे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल 9 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कितनी स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। यानी कि यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा आपका फ्रीडम। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता आपको देखने के लिए मिल रही है? 7 प्रकार की मूल संविधान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं आर्टिकल 19 को लेकर प्यारे बच्चे, अगर मैं आज इन प्रेजेंट बात करती हूं, अगर मैं वर्तमान में बात करती हूं कि इसमें नंबर ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं वर्तमान में, तो आप कहेंगे कि वर्तमान में हो चुके हैं 6। कितना हो चुका है वर्तमान में? वर्तमान में हो चुके हैं आपके प्यारे प्यारे बच्चों 6। आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में आपको मौलिक अधिकारों के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी आर्टिकल 19 में। अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल पर बनते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 52 तक आपको एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ना है, सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। अब आप मेरी बात को सुनिए। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मूल संविधान में आपकी 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बताया था आपका आर्टिकल 19 के 1 का F बताया था, आपको ध्यान होगा। और हिंदी में इसे बोलेंगे 19 के 1 का आपका च। इन दोनों में क्या था प्यारे बच्चे? इन दोनों में था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। दोनों का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। और 2 आर्टिकल्स मैंने बताए थे जब मैंने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। आप बताएंगे कि दूसरा आर्टिकल कौन सा था जिसमें संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार में भी था। और एक आर्टिकल और मैंने आपको बताया था, उस आर्टिकल का प्यारे बच्चे आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा आर्टिकल है। और ये संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया? यहां से भी प्यारे बच्चों रिमूव कर दिया, यहां से भी इसको हटाया। और जब यहां से हटाया तो स्वतंत्रता आपकी कितनी हो गई? 6 हो गई।
एक तो आर्टिकल 19, वेरी गुड देवेंद्र, वेरी गुड रेखा, वेरी गुड प्यारे प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले और बिल्कुल सही आंसर किया है कि मैम आर्टिकल 31, उसमें भी संपत्ति का अधिकार है। और प्यारे बच्चे 19 के 1 के एफ में भी आपका संपत्ति का अधिकार था। और इन दोनों ही जगह से हमने क्या किया है, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, एक लीगल राइट है। यानी कि अब आप इसके लिए कि मेरी प्रॉपर्टी को मुझसे छीन लिया गया है तो आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते ये कहकर कि मेरी संपत्ति सरकार ने ले ली है। लेकिन हाँ, तब आप कोर्ट जा सकते हो जब सरकार आपकी संपत्ति भी छीन ले और आपको उसके बदले में पैसा ना दे। ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के 1 के एफ में दो जगह पर प्यारे बच्चे संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, दोनों जगह से रिमूव कर दिया गया है। और वर्तमान में आर्टिकल 300 के ए में है। ये सब मैं आपको लिखवा चुकी हूं। तो अब हम बाकी अधिकार पढ़ लेते हैं, बाकी स्वतंत्रताएं पढ़ लेते हैं। तो बाकी स्वतंत्रताएं देखिएगा यहां पर आपको ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से पढ़िएगा। 19 के 1 के द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है। द 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 19(1) आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट एज। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्यारे बच्चे ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 19 के 1 के स्मॉल ए लिखेंगे। स्मॉल ए क्यों, क्योंकि ये आपके मूल संविधान में था। और अगर ये हिंदी में लिखना है तो आर्टिकल 19 के 1 का क इसको लिखेंगे जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, तो बेटा आपके बोलने की जो आजादी होती है कि आप अपनी बातों को किसी के सामने अगर बोलना चाहते हैं तो आपको बोलने का पूरा अधिकार है। आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उतना ही बोलना है जितने से बोलने से आपकी पिटाई ना पड़े। आपको उतना ही बोलना है जिससे देश की संप्रभुता को खतरा ना हो। आपके बोलने से देश में दंगे ना हो। आप कुछ ऐसा ना बोले कि दूसरे की जो प्रतिष्ठा है, जो दूसरे की प्रतिष्ठा है या गरिमा है उसको ठेस पहुंचे। और कई बार आप घर में कहते होगे, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कम बोलो, तो तुम बोलते होगे नहीं मैं तो ज्यादा बोलूंगा या ज्यादा बोलूंगी, फिर तुम्हें पिटाई भी पड़ जाती है। और वो पिटाई क्यों पड़ती है बेटा, पिटाई इसलिए पड़ती है क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मानते हो। तुमसे कहा जाता है कम बोलो, तुम कहते हो कि नहीं मैं तो ज्यादा ही बोलूंगा या बोलूंगी, फिर तुम्हारी पिटाई होती है। अब वो पिटाई चप्पल से भी हो सकती है, डंडे से भी हो सकती है, चांटे भी पड़ सकते हैं, बेलन भी बच सकते हैं। तो क्या होता है, ज्यादा बोलना भी सही नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो हमारी स्वतंत्रता केवल तब तक है जब तक हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहे, दूसरे की स्वतंत्रता का वायलेशन नहीं कर रहे। ठीक है, सब पड़ता है जो हाथ में होता है। आप देखिए यहाँ पर, अब इस आर्टिकल 19 के 1 में आप और क्या क्या रख सकते हो। तो ये जो आर्टिकल 19 के 1 का ए है, इसमें कुछ चीजें और भी आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। 19 के 1 का ए, इसमें आप रख सकते हो प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस समझते हो, जो आपके न्यूज चैनल्स होते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, अखबार होते हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये भी प्यारे बच्चे आर्टिकल 19 के 1 के ए में आता है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि मुझे क्या है, यहीं पे दिया गया है चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार, टू कीप साइलेंट, चुप रहने का अधिकार। ये भी प्यारे बच्चे आपको आर्टिकल 19 का 1 का ए देता है, टू कीप साइलेंट। ठीक है, चुप रहने का अधिकार। अगर आप बोलना नहीं चाहते हो तो आपको जबरदस्ती कोई भी नहीं बुलवा सकता है। दीपू कुमार बेटा ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी है, किसी और की ये प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज आप अपनी तरफ चेक करें एक बार। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों इसी के अंदर आपका आता है, लिखिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, टू कीप साइलेंट। और आर्टिकल 19 के इसमें आप लिख सकते हो हाँ सूचना का अधिकार।
सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी इसी के अंदर आता है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब लिख लीजिएगा बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आर्टिकल 19 के 1 के ए में ही सब आएगा। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करेंगे तो और एग्जाम्पल लिखिएगा यहाँ पर। और एग्जाम्पल आपका हो सकता है वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, राइट टू कॉमर्शियल स्पीच। ठीक है, लिखिएगा राइट टू कॉमर्शियल स्पीच, राइट टू कॉमर्शियल स्पीच, राइट टू कॉमर्शियल स्पीच। कॉमर्शियल स्पीच क्या होती है मैम? जैसे प्यारे बच्चे आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं जिसमें आपको मैगी खाने के लिए बोला जाता है, कोक पीने के लिए बोला जाता है, तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट करने के आपके अधिकार होते हैं। तो राइट टू कॉमर्शियल स्पीच भी आपको दिया जाता है। उसके अलावा प्यारे बच्चे झंडा, आपका जो राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है, आपका झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, राइट टू फ्लाई फ्लैग सॉरी, ठीक है, झंडा फहराने का अधिकार। और कहां पर? छत पर। आप अपने घर की छत पर झंडा फहरा सकते हो, राइट टू फ्लाई फ्लैग ऑन द टेरेस, आप कर सकते हो इस काम को। तो ये सब किस में आता है प्यारे बच्चे? ये सब का सब आपका आता है आर्टिकल 19 के 1 के ए में। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि आपके जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उस आर्टिकल में अगर हम बात करते हैं, उस आर्टिकल में अगर हम बात करते हैं तो आपके आर्टिकल 19 के 1 का मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको ऐसी कोई चीज नहीं करनी कि आपके बोलने से देश में दंगे हो, आपकी देश की संप्रभुता पर खतरा हो या खुद आप पर खतरा हो, है ना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, घर में आपकी पिटाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 19 के 1 का वी। इसमें क्या है? शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19 के 1 का बी। ध्यान रखना, हिंदी में लिखेगा आर्टिकल 19 के 1 का ख। तो इसमें क्या बोला है? फ्रीडम ऑफ पीसफुल एंड अनआर्म्ड असेंबली, अनआर्म्ड असेंबली, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें बोला है कि भैया आप जो है सम्मेलन कर सकते हो, आप जो है आराम से जो है पीसफुली तरीके से आप इकट्ठे हो सकते हो हथियारों के बिना। जैसे आप अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें चाकू और तलवारें लेकर नहीं बैठना है, बंदूक लेकर नहीं बैठ जाना है कि अगर बात नहीं मानेगी सरकार तो गोली से उड़ा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे? आप केवल और केवल प्यारे बच्चों क्या ध्यान देंगे कि आपको जो भी बात करनी है वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखनी है, या अगर आपको प्रोटेस्ट भी करना है तो वो भी कैसे करना है? शांतिपूर्ण तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 19 के 1 के सी में कहा गया है, और हिंदी में आर्टिकल 19 के 1 का ग। ठीक है, इसमें कहा गया है। अब ये संगठन, और साथ साथ बेटा इसमें एक चीज और जोड़ लेना, सहकारी समिति भी आप बना सकते हो। सहकारी समिति ये भी बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 के सी में है। सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैम अगर एक्स्ट्रा पीडीएफ से नोट कर लिया हो तो इसको नोट नहीं करें, आपकी मर्जी है। जो मैंने आपको कई बार ये बता दिया है कि अगर आप पहले से पीडीएफ में से नोट्स बना लेते हो, अगर आप पहले से पीडीएफ से नोट बना लेते हो तो आप क्या करना है? आपको थोड़ा स्पेस छोड़कर चलना है।
और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो पूरा नोट्स बनाने के बाद एक पेज छोड़ दिया करो और उसमें प्यारे बच्चे फिर वहां पर नोट कर लिया करो कि आर्टिकल 19 से ये वाली बात एक्स्ट्रा बताई है मैम ने। ठीक है अभय कुमार जी, मैंने अभी बोला कि आप आंदोलन कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें कैसे होनी चाहिए? पीसफुली तरीके से। ये नहीं कि आप वहां पर हथियार लेकर बैठ जाएं, आप तलवारें, चाकू, बंदूक ये सब लेके बैठे हुए कि सरकार बात नहीं मानेगी तो इनको हम मार देंगे या बम से उड़ा देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अपनी बातों को रख सकते हो लेकिन पीसफुली तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख सकते हो। ठीक है इरफान जी, उसमें भी है लेकिन आर्टिकल 19 के आपके सी में भी है, 19 के 1 के सी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने की बात की गई है कि आप 3 चीजें बना सकते हो। आप क्या? ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एसोसिएशन आप कह सकते हो, संघ यानी कि यूनियन बना सकते हो, और सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आप बना सकते हो। ये आर्टिकल 19 के 1 के सी में भी इस वर्ड को जोड़ दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड जो स्पेशल आर्टिकल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, अभी आप मेरी बात सुनिए। तो ये सब आपको बनाने की फ्रीडम है, आप बना सकते हो। आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, आप यूनियन बनाओ, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपकी यूनियन, आपका संघ, आपके संगठन, आपकी सहकारी समितियां ऐसी होनी चाहिए प्यारे बच्चे जो देश के लिए हानि ना पहुंचाए। अब आप कहने लगो मैं तो टेररिस्ट यूनियन बनाऊंगा, तो कैसे बनाने देंगे? आतंकवादी संघ आपको कैसे बनाने देंगे? आप नहीं बना सकते। आप लेबर यूनियन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आप ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, लेकिन आप कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर सकते जिससे आपके देश की सुरक्षा को, उसकी संप्रभुता को कोई भी खतरा हो। ठीक है आगे देखिए फिर उसके, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता। आपको इतना लंबा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है प्यारे बच्चे। अगर मैं इसको साधारण शब्दों में बताऊं तो आर्टिकल 19 के 1 का डी है ये। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आर्टिकल 19 के 1 का घ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें आप केवल लिख सकते हो राइट टू मूव, राइट टू मूव। हिंदी में लिख सकते हो भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता। यानी कि प्यारे प्यारे बच्चों, आप भारत देश के अंदर, ध्यान से सुनना, घूमने की बात मैं ऐसे नहीं कह रही कि कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब विश्व में कहीं पे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कह रही मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही मैं कह रही हूं कि आप भारत देश के अंदर, आपका जो भारत, हमारा जो प्यारा भारत देश है, उसके अंदर आप किसी भी जगह पर घूमने फिरने जा सकते हो। आप यूपी से बिहार जा सकते हो, कर्नाटक जा सकते हो, महाराष्ट्र जा सकते हो, मुंबई जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन बेटा आप ऐसे क्षेत्रों में नहीं जा सकते जहां पर लिखा हुआ होता है, आपने एक बोर्ड देखा होगा, उस पर लिखा हुआ होता है कि आपको यहां पे जाना निषेध है, यानी प्रोहिबिटेड एरिया जो होते हैं, जहां पर आपको जाने के लिए मना किया जाता है। पता चले आपने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, पता चले शेर तुम्हें खा गया या तुम पे आतंकवादी हमला हो गया, तो इस तरीके की एक्टिविटीज आप ऐसे एरिया में नहीं कर सकते। आप ऐसी जगह पर घूमने नहीं जा सकते जहां पर सरकार ने बोर्ड लगाया हुआ है कि प्रोहिबिटेड एरिया, यहां पर जाना मना है। तो बेटा आपको वहां पर उस जगह को छोड़कर आप बाकी कहीं पर भी भारत देश के अंदर घूमने फिरने जा सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे आर्टिकल्स क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आगे, अब इसमें भी आपको क्या करना है, निवास की स्वतंत्रता दी गई है, राइट टू निवास करने की स्वतंत्रता। केवल इतना याद रखो, केवल इतना याद रखो, यानी कि फ्रीडम टू रिसाइड। ठीक है, आप भारत, यहां पर भी ध्यान रखना, यहां पर भी प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, आबाद का मतलब है निशांत सिन्हा जी कि बिना किसी रोक टोक के आप घूम सकते हो। लेकिन मैंने फिर से वही बताया कि जो प्रोहिबिटेड एरिया है
वहां आपको नहीं जाना है। जैसे आप भारत के क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी घूम सकते हो, ऐसे ही आप भारत क्षेत्र के अंदर कहीं पर जाकर रह भी सकते हो, अपना निवास, अपना रेजिडेंस बना सकते हो। जैसे बिहार के लोग यूपी में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 19 के 1 का, ठीक है, आपका जो मैंने अभी कहां तक पढ़ाया, 19 के 1 का आपको डी पढ़ाया। अब ये है आपका आर्टिकल 19 के, यहां पे लिख देती हूं, आर्टिकल 19 का 1 का ई है ये। और अगर मैं स्मॉल वर्ड लिख रही हूं, मतलब ये 26 जनवरी 1950 को संविधान में था। यानी भारत के अंदर आप किसी भी राज्य में जाकर आप रह सकते हो, लेकिन यहां पर भी सेम रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, यहां पर भी समान प्रतिबंध लगेंगे। और प्यारे बच्चे, वो समान प्रतिबंध क्या होंगे? समान प्रतिबंध प्यारे बच्चे आपके होंगे, ध्यान से सुनिए, कि आप निवास भी ऐसी जगह पर नहीं कर सकते जहां लिखा है प्रोहिबिटेड एरिया, जहां लिखा है कि यहां पर जाना मना है। तो आप ना वहां तो घूम सकते हैं और ना ही वहां पर आप अपना रेजिडेंस बना सकते हैं। शिवाजी, ये क्या क्वेश्चन है? मैं जो बोल रही हूं उसका मतलब आप सुन ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में घूम सकते हैं। नहीं घूम सकते आप, वहां पे आपको परमिशन नहीं है। अब आप बोलो कि मैं जबरदस्ती किसी के घर में कब्जा कर लूं, तो नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वो व्यक्ति करने नहीं देगा। आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी थोड़ी सेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं और आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन में एंट्री नहीं होती है। आप बोले मुझे पार्लियामेंट में घुसना है, नहीं घुस सकते हैं आप। मैंने भी क्या बोला कि जहां पर लिखा हुआ होता है या जहां पर जाना मना होता है वहां नहीं जा सकते हैं। अब आप कल बोलोगे कि नहीं मुझे जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको रोका जाएगा। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति चौहान कह रही है मैम सोने की भी तो स्वतंत्रता है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर इतना सोओगे कि जीवन में सब कुछ खो दोगे तो उस सोने का भी कोई मतलब नहीं है बेटा। प्लीज आप चीजों को समझा करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हो आप लोग। अभी मैं सीधा सीधा बोल रही हूं, सीधा सीधा बता रही हूं कि ऐसी जगह जहां पर जाना मना है आप नहीं जा सकते। आप कहोगे मैं राष्ट्रपति भवन में जाकर रहूंगा, निवास की स्वतंत्रता है, तो मैं ये भी तो बोल रही हूं कि वहां पर नहीं निवास कर सकते जहां पर जाने की स्वतंत्रता नहीं है। दोनों में सेम रिस्ट्रिक्शंस हैं। जहां आपको जाना मना है वहां अपना घूम सकते हो, ना ही वहां पर आप अपना निवास बना सकते हो। ठीक है, मैं तो आपके स्टूडियो पर कब्जा करूंगा, चंदन तिवारी कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल आ जाइए और आप यहाँ कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये परमिशन दूंगी तब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। प्लीज बातों को सुना करो कि आप क्या मैम बोलने की कोशिश करिए। एक बच्चा कह रहा है शादी में सम्मेलन हो, तो बेटा शादियों में सम्मेलन क्यों होगा? आप आंदोलन शादी में क्यों करेंगे, ये बताइए मुझे। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि मैं कह क्या रही हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए, कितने भी क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, आगे अब एक बच्चा कह रहा है प्यार करने की फ्रीडम है, बताएंगे। वो फ्रीडम नहीं है, वो जीवन जीने की स्वतंत्रता है। लव मैरिज भी बताऊंगी आपको। ये सब जानने में बहुत इंटरेस्ट है तुम्हें, पर ये नहीं जानना कि मैम पेपर कैसे निकलेगा, है ना। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आगे देखिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 19 के 1 के ई के बाद लिखेगा, ये है आर्टिकल 19 के 1 का जी। आप कहेंगे मैम ई के बाद तो एफ आता है, तो प्यारे बच्चे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एफ वाले में क्या था, संपत्ति का अधिकार, जिसे यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो इसलिए फिर आपका क्या आएगा, 19 के 1 का जी आएगा। और इसमें क्या कहा गया है, सिंपल लिखना, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको प्यारे बच्चे फ्रीडम दी गई है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन, ठीक है, आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी आप ट्रेड कर सकते हो या फिर कोई भी बिजनेस कर सकते हो। तो कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बेटा आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। और आपको मैं ये बता दूं, जैसे आप कहो कि मुझे स्वतंत्रता मिली है, मैं कोई भी व्यापार कर सकता हूं, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन कर सकता हूं, कोई भी काम कर सकता हूं। तो आप कह रहे हो आज मेरा मन कर रहा है डॉक्टर बनने का, मैं डॉक्टर की दुकान खोलूंगा। अब आप डॉक्टर बन के तो बैठ गए, लेकिन आपके पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है, पता चला मरीज आया और आपने उसको ऊपर भेज दिया बेचारे को, तो आप फंस जाओगे फिर। ठीक है, या फिर आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, मैं तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अंडों की दुकान लगाऊंगा, नहीं लगाने देंगे लोग, तुम्हें मार देंगे, पीट पीट के मार देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जगह देखनी है, आपके पास योग्यता है या नहीं वो देखना है। आपको अपनी व्यापार करने से पहले क्वालिफिकेशंस को, और जिस जगह आप व्यापार कर रहे हैं क्या वो आपके व्यापार के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, आपको अपनी जो है व्यापार या व्यवसाय को करना है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया? अगर समझ आ गया है तो जल्दी से, मैम दारू की दुकान खोल सकते हैं? जी बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जो भी उस ट्रेड को करने के जो भी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उन्हें आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आगे देखते हैं आपका आर्टिकल नंबर 20। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें मैं एक मूवी के बारे में भी तुम्हें सुनाऊंगी, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच बच्चा रिस्पॉन्स देने के लिए, थैंक यू। चलिए आगे देखिए। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब हम दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, यानी कि आपको जब आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, अब मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रही हूं, जब आप जेल के अंदर होते हैं तो आपको क्या क्या फिर यहाँ पे अधिकार मिले हुए हैं। आपको एक मुजरिम, जैसे मैं कह सकती हूँ कि एक मुजरिम को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों की प्यारे बच्चे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनना, पहला बोला हुआ है आर्टिकल 20 है, इस 20 का आपका 1, आर्टिकल 20 का 1, तो इसमें बोला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका क्या मतलब है मैम? तो प्यारे प्यारे बच्चों इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई मुजरिम है, अगर कोई व्यक्ति है, किसी ने अपराध किया है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक ए नाम का व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने एक अपराध किया, ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति ने एक क्राइम किया है और इसने क्राइम किया था प्यारे बच्चे, हम लिख देते हैं मर्डर। ठीक है, हम लिख देते हैं कि इसने मर्डर किया है, इसने हत्या की है। अब इसे मर्डर केस में क्या हो चुका है, इसने मर्डर किसका किया था, रोहन का। अब इस रोहन के मर्डर केस में इसको क्या मिल गई, सजा हो चुकी है। ठीक है, अब इसने मर्डर कब किया था, ध्यान से सुनना, मर्डर इसने कब किया है, आप कहोगे मर्डर किया था इसने 2014 में। कब किया है मर्डर, 2014 में। अब 2014 में जब इसने मर्डर किया तो ये कह रहा है कि अगर कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब है कि इसने 2014 में मर्डर किया है, तो मर्डर की जो सजा 2014 में थी, अगर मैं मान के चलूं कि मर्डर करने वाले को 2014 में ये सजा थी कि 20 वर्ष की सजा होगी। कितनी होगी, 20 वर्ष, यानी 20 ईयर्स का पेनल्टी लगेगा। ये एग्जाम्पल है। 2014 में मर्डर की सजा क्या है, 20 साल है, लेकिन बेटा इसका केस चलते 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 आ गया 2020। 2020 में क्या हुआ, इसके केस का जजमेंट आया, और जजमेंट का मतलब है निर्णय, और निर्णय ये आया, निर्णय आया, और निर्णय प्यारे बच्चे कब आ रहा है, 2020 में। लेकिन इस 2014 और 2020 के बीच में क्या हो गया कि यहां पर आपका 2016 में बोला कि जो भी व्यक्ति मर्डर करेगा, जो भी व्यक्ति मर्डर करेगा उसे जो मर्डर की सजा दी जाएगी वो दी जाएगी 40 वर्ष, 40 साल की सजा दी जाएगी।
तो अब आप मुझे ध्यान से सुनना, अब आप मुझे ये बताओ कि इस ए को जो सजा मिलेगी जब इसका डिसीजन 2020 में आएगा, तो आप मुझे बताएंगे कि 20 वर्ष की मिलेगी या फिर प्यारे बच्चे 40 वर्ष की मिलेगी। बताओ, देखते हैं कौन कौन बच्चा यहां पे क्या क्या कह रहा है। कैलाश वो इसमें नहीं है बेटा, वो दूसरे वाले में है जो आप लिख रहे हो। बताओ जल्दी बेटा, जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे से बच्चे कि आपको सजा यहां पे बताना है कि जो ए है उस ए को सजा 2014 में जो सजा थी उसके हिसाब से मिलेगी या फिर 40 वर्ष की सजा मिलेगी। बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत शाबाश जिन बच्चों ने बोला है 20 साल की मिलेगी मैम, क्योंकि उसने जब मर्डर किया था उस समय सजा कितनी थी? 20 वर्ष थी। तो जिस समय जब क्राइम किया गया है उस समय जो सजा होगी उसी के हिसाब से क्या देना है? सजा देनी है मुजरिम को। अब ये थोड़ी ना है कि आपने इतने साल लगा लिए तो मुजरिम की गलती है, नहीं, उसकी गलती नहीं, गलती आपकी है कि आपने जजमेंट टाइम पे नहीं दिया। तो जिन बच्चों ने 20 साल लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, यानी ये आर्टिकल कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उसको उसी समय अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और अगर बेटा मैं इसको उल्टा कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर कर दूं 2014 में कर दूं 40 वर्ष, ध्यान से सुनो, 2014 में 40 वर्ष कर दूं और 2016 में मैं इसको 20 वर्ष कर दूं, तब बताओ कि क्या सजा मिलेगी? अब बताओ, 2014 में मैं 40 कर दूं और 2016 में मैं 20 कर दूं, अब बताओ मुजरिम को कितने साल की सजा मिलेगी? अब आंसर करना है, बताओ। अब आंसर करना है कि अगर मैं 2014 में 40 वर्ष की सजा कर दूं और 2016 में घटकर 20 वर्ष कर दूं तो सजा बताओ कितने साल की मिलेगी? अब बताइए जल्दी से, कितने साल की मिलेगी अगर उल्टा कर दें? जो बच्चे कह रहे हैं 40 सारे गलत कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब भी बेटा उसे 20 वर्ष की ही सजा मिलेगी, अब भी उसे 20 वर्ष की ही सजा मिलेगी। मैम अभी तो आपने कहा कि जिस समय की सजा है उस समय के हिसाब से मिलेगी, तो बेटा जरा गौर से सुनना मैं क्या कह रही हूं। अगर सजा बढ़ती है तो पहले के हिसाब से मिलेगी और अगर सजा घटती है तो बाद के हिसाब से, क्योंकि आपका भारतीय कानून कहता है कम से कम सजा दो, क्योंकि आपका भारतीय कानून क्या कहता है? कम से कम सजा दो। यानी कि अगर सजा बढ़ती है तो पहले के अनुसार और अगर सजा घटती है तो बाद के अनुसार, क्योंकि बेटा आपका भारतीय कानून कहता है कम से कम सजा। तो आंसर क्या होगा? अभी 20 साल ही होगा। समझ आ गई बात? अगर आ गई है तो क्या करना है? थम्स अप करना है। अब आ जाओ दूसरे वाले पर। दूसरा वाला क्या कह रहा है? ये कह रहा है दोहरे दंड से संरक्षण, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2, दोहरे दंड से संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। इसका भी एग्जाम्पल से सुनो, एग्जाम्पल जितना ज्यादा सुनोगे उतना अच्छा सेट होगा। मैंने अभी बताया, मान लो कि एक है बी नाम का व्यक्ति, इस बी नाम के व्यक्ति ने, प्यारे बच्चे आपका एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन, इसने मोहन को क्या किया था? इसने मोहन के साथ मारपीट की और इस मारपीट के लिए क्या किया गया? इस मारपीट के लिए बी को सजा हो गई, ठीक है, सजा मिल गई। अब ये आपका जो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 है वो ये कह रहा है क्योंकि बी को इसके मारपीट के केस में एक बार सजा मिल चुकी है, यहाँ पे पेनल्टी इसे मिल चुकी है, तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि अब बी को तुम दोबारा अरेस्ट करके ले जाओगे कि इसने मोहन के साथ मारपीट की। हाँ, अगर ये बी कल को जाकर रोहन के साथ मारपीट करेगा तो रोहन वाला केस अलग है, लेकिन मोहन के केस में आप उसे 2 बार सजा नहीं दे सकते।
एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए क्या बोल रहा है कि अगर एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने क्या किया है, एक अपराध किया है, एक अपराध किया है, तो आप इस एक अपराध के लिए उसे क्या कर सकते हो, एक बार सजा। अगर वो दोबारा अपराध करेगा तब दोबारा सजा दोगे, ये नहीं कि एक ही अपराध के लिए बार बार सजा देते रहोगे, बार बार सजा देते रहोगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, ये बोल रहा है सीधा। आपने एक मूवी देखी होगी, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखी हो, बहुत पुरानी मूवी है अंधा कानून। अब देखो उसमें क्या होता है, एक विलेन होता है अमरीश पुरी और हीरो होता है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन पुलिस में होता है। अब अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी के बीच में दुश्मनी हो जाती है, तो अमरीश पुरी अपने मर्डर केस में, अपने ही मर्डर केस में अमिताभ बच्चन को फंसा देता है। अमिताभ बच्चन पे केस चलता है उसके मर्डर का और अमिताभ बच्चन को सजा हो जाती है। अब अमिताभ बच्चन जेल चला जाता है और सबको ये पता है कि अमरीश पुरी मर चुका है, मतलब उसकी मौत हो चुकी है, अमिताभ बच्चन ने उसे मार दिया है। ठीक है, अमिताभ बच्चन ने उसे मार दिया, वो जेल चला गया। अब वो जब जेल से बाहर आया तो उसने देखा कि जिस व्यक्ति के मर्डर का चार्ज उस पर लगा था वो तो जिंदा है। प्यारे बच्चे, वो अमरीश पुरी को देखता है और अमरीश पुरी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भागते भागते कोर्ट में पहुंच जाता है। और कोर्ट में जब पहुंचता है वहां जज बैठा होता है सामने और अमिताभ बच्चन वहीं पे जज के सामने उसको मारता है। और फिर जज उसे कहता है कि अरेस्ट कर लिया जाए, तो वो कहता है आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, जिस जुर्म को मैंने अब किया है इसकी सजा तो आप मुझे पहले ही दे चुके हैं और आपका भारतीय संविधान कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा। और बेटा जज भी वही होता है जिसने उसे उस जुर्म में सजा सुनाई होती है कि आप इस जुर्म की सजा मुझे पहले ही दे चुके हैं, ये जुर्म किया मैंने आज है, लेकिन आप सजा तो पहले ही दे चुके हैं, आप मुझे दोबारा इस जुर्म में सजा नहीं दे सकते। तो वो कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं अमिताभ बच्चन, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 यूज करते हैं। अब आ जाओ बेटा आपका लास्ट, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब इसका क्या मतलब होता है मैम, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को या पुलिस किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती यहां पर ये नहीं कह सकती कि तुम अपने ही खिलाफ गवाही दो। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, और अगर आपने फोर्स किया और उस व्यक्ति ने जाकर अदालत में बोल दिया कि इन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे गवाही दिलवाई है, तो प्यारे बच्चे उस व्यक्ति पर जिसने उसे जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य किया है केस चल सकता है, पुलिस वालों पर कार्यवाही हो सकती है। ये यहाँ पे पिक्चर में जो दिखाते हैं ना कि मार मार के क्राइम कबूल करवा लेते हैं फिर वो जेल चला जाता है, वो बेटा फिल्म में होता है, फिल्म में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। तो आप किसी भी व्यक्ति को पुलिस ये नहीं कह सकती कि तुम अपने ही खिलाफ गवाही दो। क्या आप सभी ने केस सुना था, दिल्ली में हुआ था मर्डर केस, बहुत फेमस हुआ था, श्रद्धा मर्डर केस, आपने सुना था? और श्रद्धा मर्डर केस में उसने क्या किया, अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी थी और फिर उस व्यक्ति ने उसके टुकड़े कर करके उसको जगह जगह फेंका, और उसे जब अरेस्ट किया गया तो उसके खिलाफ कोई मतलब प्रूफ नहीं मिल रहा था कि क्या सच में इसने मारा है, क्योंकि किसी ने उसे देखा नहीं। लेकिन यहां पे प्रूफ नहीं थे, तो सरकार ने बोला कि इसका क्या करना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है कि व्यक्ति को एक ड्रग्स दिया जाता है और उस ड्रग्स की कितनी मात्रा व्यक्ति को देनी है ये डॉक्टर की टीम डिसाइड करती है। और उसमें आपके जो टेस्ट किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं, ताकि व्यक्ति को बेहोश करके उसे, मतलब वो आधा होश में होता है लेकिन उस टाइम उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, ऐसा माना जाता है, और वो जो बोलता है वो सच बोलता है, तो इसीलिए कराया जाता है वो टेस्ट। लेकिन ध्यान रखना उस टेस्ट के करने की परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ती है, और उस टेस्ट के दौरान व्यक्ति ने जो भी गवाही दी है उसे आप एज अ प्रूफ यूज नहीं कर सकते। अगर आप एज अ प्रूफ यूज करोगे तो आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 का वायलेशन होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने होश में नहीं है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान से। तो यहां पे ये हो गया बेटा आपका आर्टिकल 20। समझ में आया अच्छे से? अगर आ गया है तो जल्दी से थम्स अप कर देंगे। और अब मैं तुम्हें जीवन जीने का अधिकार दूंगी। जीवन जीने के अधिकार में तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार हैं वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारे जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी है वो सब तुम्हें दिया जाएगा, सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताएं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं। आर्टिकल 21 की तरफ हम चलते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि आपको मैं अगर सिंपल शब्दों में इस आर्टिकल को बताऊं तो राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। अब तुम्हें जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए वो सब ये आर्टिकल तुम्हें देगा। इस आर्टिकल के तहत तुम्हें वो सारी चीजें दी जाएंगी जो तुम्हारे जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, एक बच्चा कह रहा है जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। बहुत बढ़िया, सही है। तुम लोग हर चीज से गाने बना देते हो, है ना? हर चीज से गाने बजते हैं तुम्हारे। आप देखो इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है आर्टिकल 21 का। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि मैम मुझे चाहिए निजता का अधिकार, निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी। बेटा आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी इसी के अंदर दिया गया है। आप कहोगे कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए चाहिए निशुल्क चिकित्सा सहायता, निशुल्क चिकित्सा सहायता, फ्री मेडिकल हेल्प। तो आपके लिए सरकार ने क्या खोल दिया है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फ्री मेडिकल हेल्प। ये आपको यहाँ पे बहुत सस्ते दामों पर आपका इलाज हो जाता है। ठीक, दूसरा आप कह रहे हो मुझे खाना चाहिए और खाने के लिए मुझे चाहिए निशुल्क खाद्य सामग्री, निशुल्क खाद्य सामग्री, फ्री फूड आइटम्स। क्या चाहिए मुझे? फ्री फूड आइटम्स चाहिए मैम। और सरकार ने इसके लिए क्या किया है? सरकार इसके लिए आपको राशन देती है, आपको गेहूं देती है, चावल देती है, तेल देती है, चीनी देती है, ये सब देती है। क्यों? क्योंकि आपको जीने के अधिकार के अंतर्गत ये दिया गया है। आप कह रहे हो कि मैम मुझे पीने के लिए क्या चाहिए? मुझे शुद्ध पानी चाहिए, मुझे प्योर वाटर चाहिए। तो सरकार इसको उपलब्ध कराने के लिए हर जगह पर प्रयास करती है। प्योर वाटर आपका अधिकार है। दूसरा आप कह रहे हो कि मुझे जीना है तो विदेश जाने का अधिकार चाहिए, विदेश जाने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। विदेश जाने का अधिकार यानी कि राइट टू गो अब्रॉड, ये भी इसी के अंदर आता है। राइट टू गो अब्रॉड, विदेश जाने का अधिकार। और ये लिखिएगा इसके सामने मेनका गांधी, मेनका गांधी, मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार या भारत संघ 1978। कब का मामला है ये? 1978। आपको मैं बता दूं कि मेनका गांधी जी जो है बेटा वो एक बार आप विदेश जा रही थी घूमने। तो वहां पे जब वो विदेश गई तो आपका क्या हुआ? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनका जो पासपोर्ट है उसको सीज कर दिया, उसे जब्त कर लिया। तो उन्होंने फिर भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति उसके जीवन के लिए जरूरी है कि वो कहां पे जाना चाहता है, विदेश घूमने जाना चाहता है, तो उसे यह अधिकार दिया जा सकता है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसमें? और आप कहोगे कि मैम अभी हम बहुत देर से पूछ रहे थे प्रेम विवाह, लव मैरिज। बेटा आपका इसको कहेंगे जीवन साथी चुनने का अधिकार,
जीवन साथी चुनने का अधिकार, यानी कि आपको लव मैरिज करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में दिया गया है। आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हो। ठीक है मैम, पसंद लड़की से शादी करने का भी है मैम जी। हाँ जी विकास, मुझे पता था ये जरूर आएगा क्वेश्चन जी। आप अपने पसंद के लड़के या लड़की से शादी कर सकते हो, ये आपका आर्टिकल 21 में एक अधिकार है। लेकिन अधिकारों का कभी भी दुरुपयोग मत करना, कभी भी माँ बाप के खिलाफ जाकर कोई भी काम मत करना बेटा, क्योंकि माँ बाप ही एक वो व्यक्ति आपके जीवन में होते हैं जो आपके लिए सब कुछ करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, उनके गुस्से में भी प्यार है और वही आपके जीवन में ऐसे ईश्वर के वरदान हैं जो आपके लिए बिना स्वार्थ के सब कुछ करते हैं। आप सब कुछ करिए लेकिन उनको कभी ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लोग अपने पेरेंट्स को सुख नहीं देते वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहते। तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि घर वालों की मर्जी से ही आप काम करें। ठीक है, गलत काम नहीं करना है। पता चले आप ऐसे जीवन साथी को चुन लें जो आगे जाकर आपको धोखा दे, या आगे जाकर पता चले आप कुकर में उबल रहे हैं या आपके बॉडी के टुकड़े कर दिए गए हैं। तो आपको हमेशा अपनों को साथ लेकर चलना है। अगर वो आपकी बात से सहमत नहीं है तो उन्हें अपनी बातों से सहमत करो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। आगे देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं तो लास्ट लिखेंगे, आप कह रहे हैं कि मुझे अगर जीना है तो मुझे शिक्षा का अधिकार भी चाहिए। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये भी चाहिए। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है, देखो यहां दिया गया है, ध्यान से सुनना। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का इसको लिखिएगा, आर्टिकल 21 का कैपिटल ए लिखना बेटा, क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। कौन सा अमेंडमेंट है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, यानी कि आप कह सकते हो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। और इस अमेंडमेंट को करके क्या किया गया? आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। और इसमें कहा गया कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, वो सभी क्या कर सकते हैं? बिना किसी फीस के, मतलब निशुल्क, फ्री में शिक्षा ले सकते हैं। और साथ साथ उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी है। ठीक है, तो यहां पे देखो आगे ये बात लिखी हुई है, अनुच्छेद 21 का क, ठीक है, आर्टिकल 20 का ए, कैपिटल ए लिखना बेटा, ठीक है, के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निशुल्क, यानी कि आप कह सकते हो कि निशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा, एंड कंपलसरी एजुकेशन। यानी आर्टिकल 21 का ए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू जोड़ा गया है। और उस आर्टिकल के द्वारा आपको शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बेटा 2002 है 86वां, 2003 नहीं है, 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 2003 नहीं है प्यारे बच्चे। और इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या दिया गया? शिक्षा का अधिकार। तो आपके जीवन के लिए जरूरी है, तो सरकार ने कहा लो हम तुम्हें ये अधिकार भी देते हैं। मतलब आपके जीवन जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो सब आपको कौन देता है? आर्टिकल 21। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 22।
बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 22। इसमें क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसमें क्या कहा गया है? गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार। जिन व्यक्तियों को पुलिस किसी जुर्म में अरेस्ट करने के लिए आती है, उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। कोई भी मुझसे गर्लफ्रेंड्स की बात नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है? गर्लफ्रेंड्स की बात नहीं करनी है। ये कोई आपकी बेटा पर्सनल चीजें नहीं चल रही हैं। जितना मुझे बताना था, जो एक लिमिट होती है टीचर की स्टूडेंट के साथ, वो मैंने आपको बता दिया है। ये सब नहीं लिखना है कि मुझे कौन पसंद है कौन नहीं, ठीक है? ये सब नहीं लिखना है बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिए बातों को। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार मतलब जब पुलिस आपको आपके घर में अगर किसी चीज के लिए अरेस्ट करती है या आपको कभी अरेस्ट करने के लिए आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका क्या क्या अधिकार है। आपको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, राइट टू नो द रीजन फॉर अरेस्ट, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आप पुलिस से इस बारे में पूछ सकते हैं, पहला अधिकार। दूसरा, अपनी रुचि के विधि व्यवसाय यानी कि अधिवक्ता पढ़ो, अपनी रुचि के अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जा रही है तो फिर आपको यह अधिकार होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई ठीक है, मैं लिखवा देती हूं कौशल कुमार इस चीज को, लेकिन पहले आप एक बात सुन लीजिए मेरी। तो पुलिस जब आपको ले जाती है तो आप क्या कर सकते हो, आपको अधिकार देता है आपका संविधान कि आप अपनी पसंद के, जो भी आपकी पसंद का एडवोकेट है, आप उससे अपने केस को डिस्कस कर सकते हो और उससे कह सकते हो कि भैया मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। तो यह अधिकार किस में दिया गया है? आपके आर्टिकल 22 में। पहला कि आप गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो, दूसरा कि आप अपनी पसंद के, जो भी आपकी चॉइस का एडवोकेट है, उससे अपने केस को कंसल्ट कर सकते हो, परामर्श ले सकते हो उससे, या एडवाइस ले सकते हो, और साथ साथ उससे कह सकते हो कि आप मुझे इस केस से बचा लो। आगे, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। अब पुलिस को यहां पे ये बोला जाता है कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तार व्यक्ति को आपको विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर पास का जो भी मजिस्ट्रेट है उसके पास ले जाना होगा। यानी पुलिस मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के किसी व्यक्ति को कब तक अरेस्ट कर सकती है? केवल 24 घंटे तक। 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, और अगर मजिस्ट्रेट कहेगा कि आप इनको आगे भी अरेस्ट कर रख सकते हो तो ही पुलिस रख सकती है, वरना 24 घंटे से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना गिरफ्तार करके रखने का अधिकार नहीं है। और यह बात आगे बोली गई है, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध ना किए जाने का अधिकार। यानी आप 24 घंटे से ज्यादा मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं। प्यारे बच्चे, एक मूवी बनी है जय भीम, और रियल स्टोरी है, उसको जरूर देखना, उसको जरूर देखना। उसमें ऐसा ही होता है कि पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और पुलिस उसे झूठे केस में अरेस्ट करती है। उसके बाद दूसरी पुलिस की गलती कि उसे मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेकर जाती और इतना टॉर्चर करती है, इतना टॉर्चर करती है कि उस व्यक्ति की पुलिस प्रोटेक्शन में ही डेथ हो जाती है। फिर उसकी जो वाइफ है वो एक एडवोकेट के पास पहुंचती है, एडवोकेट उसके खिलाफ, जो पुलिस हैं उनके खिलाफ एक हैबियस कॉर्पस रिट होती है, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, और वो कोर्ट तब जारी करता है जब पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने नहीं लाती। मजिस्ट्रेट बेटा कोर्ट में बैठता है शिव कुमार, कोर्ट के सामने ले जाने का मतलब है अब वो रिट जारी करता है कोर्ट, पता चलता है कि पुलिस प्रोटेक्शन में ही उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। यानी कि जो केस व्यक्ति को पेश करने से शुरू हुआ था वो मर्डर केस में चेंज हो जाता है। बहुत अच्छी मूवी है, आप उसे जरूर देखिएगा, इस तरह की मूवी आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 22 है।
आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। आप 21 में एक चीज लिख लेना, एक बच्चे ने कहा है आपने नहीं लिखवाया कि आर्टिकल 21 में जो ये शिक्षा का अधिकार है, ये जो शिक्षा का अधिकार है प्यारे बच्चे, इसे जोड़ा कब गया था? तो शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002। और प्यारे बच्चे इसे लागू कब किया गया, एग्जीक्यूट कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। और ध्यान रखना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो मेरे सामने से स्माइली कर जाना और अपना रिस्पॉन्स जरूर देकर जाना, ठीक है? तो आज के लिए प्यारे बच्चे यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। कल मुझे लगता है फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगा और जैसे ही ये खत्म होगा मैं डीपीएसपी शुरू करूंगी और फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज और फिर पहुंचेंगे हम सीधा प्रेसिडेंट पे। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।